नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूजन केमिस्ट्री में। आज फिर आपके लिए 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए जो आपके लिए बहुत ही वीवीआई है, इम्पोर्टेंट है कि नहीं, और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब किसी ठोस पदार्थ में कण बहुत निकट से निश्चित स्थान पर कंपन करते हुए पाए जाते हैं तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं? सबसे पहले देखिए कि कण बहुत निकट है। अब बहुत निकट केकरा में होता है भाई? तो ठोस में होता है। बहुत निकट कण केकरा में होता है? ठोस में होता है। गैस अगर यही लिखता कि दूर है तो दूर होता था, गैस में होता है नहीं, और थोड़ा दूर थोड़ा नजदीक है तो द्रव में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी द्रव में अवाष्पशील विलय मिलाया जाए तो वह द्रव का सामान्य ताप पर अधिक देर तक नहीं उबलता है। तो कारण क्या है? तो कारण है, देखिए, द्रव में अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे हैं जो वाष्प में कन्वर्ट ना हो। अब वाष्प में कन्वर्ट नहीं होगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। वह अम्ल जो जल में घुलने पर पूर्णतः आयन में विभक्त हो जाता है। 10th में बताते थे कि वह अम्ल जो जल में घुलने पर पूर्णतः आयनों में विभक्त हो जाता है उसे किस प्रकार का अम्ल कहा जाता है? अगर पूर्णतः आयन में टूट रहा है तो सबल है, सबल अम्ल है। सबल मतलब मजबूत अम्ल है कि नहीं? चलिए, पूर्णतः आयन में नहीं टूटेगा तो वो सबल नहीं होता। आगे देखते हैं। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा में होता है जब सेल स्वतः रूप से कार्य कर रही हो। और जब स्वतः रूप से कोई सेल कार्य कर रही हो तो किस दिशा में होगा? एनोड से कैथोड की ओर। एनोड से कैथोड की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन। यदि किसी अभिक्रिया की दर तापमान, दाब तथा सांद्रण बढ़ने पर तेज हो जाए तो यह परिवर्तन किस सिद्धांत द्वारा? देखिए, जब भी अभिक्रिया की दर बढ़ने की बात करें तो बढ़ता तभी है जब टक्कर सिद्धांत हो। जब अणुओं के बीच टक्कर बढ़ने लगता है तो ऑटोमेटिक है कि अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो तापमान बढ़ने पर टक्कर में वृद्धि होती है, दाब बढ़ने पर टक्कर में वृद्धि होती है, सांद्रण बढ़ने पर टक्कर में वृद्धि होती है। और जब टक्कर में वृद्धि हो रही है तो कौन सा सिद्धांत होगा? टक्कर सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत होगा? टक्कर सिद्धांत। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका 6 नंबर। धुआं एक ऐसा कोलाइड है जिसमें ठोस के कण गैस में फैले होते हैं। ऐसा कोलाइड किस प्रकार कहलाता है? कि नहीं? धुआं एक ऐसा कोलाइड है जिसमें ठोस के कण गैस में फैले होते हैं। ऐसा कोलाइड किस प्रकार का कहलाता है? तो क्या क्या कहलाता है वो? एरोसॉल। क्या कहलाता है? एरोसॉल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अगर किसी अयस्क में चुंबकीय खनिज और अचुंबकीय अशुद्धि हो। चुंबकीय क्या है? खनिज है, और अचुंबकीय क्या है? अशुद्धि है। तो ऐसे ही पता चल जाएगा, चुंबकीय खनिज है मतलब चुंबक से खींचा जा सकता है, तो चुंबक से खींचा जा सकता है तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। मगर पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगर किसी अयस्क में चुंबकीय खनिज और अचुंबकीय अशुद्धि है तो उन्हें अलग करने के लिए कौन सी विधि का सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है? तो चुंबकीय पृथक्करण विधि। ये क्वेश्चन में ही आंसर आपका छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। यदि ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बने अणुओं को क्या नाम दिया जाता है जो वायुमंडल की ऊपरी परत पर? तो भाई ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है तो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना हो सकता है? तो ओजोन। वायुमंडल में पाया जाता है तो वायुमंडल में तो ओजोन ही पाया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ओजोन। क्या हो जाएगा? ओजोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि डी ब्लॉक धातुओं के यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं, डी ब्लॉक के धातुओं के यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की अंतः आवंधीय जगह में कूदते हैं? है नहीं? अंतः आवंधीय जगह में कूदते हैं। तो डी ब्लॉक के धातु रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। तो क्यों? क्योंकि डी डी आवंध का निर्माण करते हैं। तो इससे एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन रहा है कि रंगीन यौगिक डी ब्लॉक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व
रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं क्यों? डी ब्लॉक के तत्व रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं क्यों? तो इससे आपका सवाल यहाँ से एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बन जाएगा कि डी ब्लॉक के तत्व धातु रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन डी डी अंतः आवंती जगह में कूदते हैं, इसलिए वो किसका निर्माण करेंगे? रंगीन यौगिक का। ये आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाता है, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, अमोनिया के लिंगेड, अमोनिया के लिंगेड के रूप में जुड़े 4 अणुओं के साथ मिलने पर तांबे का बनता समन्वय यौगिक विशेष नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? अब बताइए, नीले रंग का, अब फिर उसके बाद रंग का कन्वर्ट हो रहा है, तो रंग में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा? डीडी संक्रमण के कारण। और तांबा है क्या? तो एक धातु है, और धातु किस ब्लॉक का होता है? डी ब्लॉक का होता है, तो ये ऑटोमेटिक है कि डीडी संक्रमण के कारण, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में पहुंचकर कौन से रेडिकल उत्पन्न करते हैं जो ओजोन परत को क्षतिग्रस्त पहुंचाते हैं? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, समझ में आ रहा है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, अर्थात इसमें क्लोरीन ही होगा। क्या होगा? इसमें क्लोरीन ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हेलोएल्केन श्रेणी का एक सरल उदाहरण क्या है? CH3Cl है, जिसका सामान्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? CH3Cl है, तो मिथाइल क्लोराइड किस नाम से जाना जाता है? मिथाइल क्लोराइड। और अगर आपसे क्लोरोफॉर्म का भी फॉर्मूला कभी कभी पूछता है कि क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। कि क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CHCl3। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, एथेनॉल का प्रयोग आमतौर पर, पहले एथेनॉल का सूत्र देख ले, एथेनॉल का सूत्र देख ले, C2H5OH, ये आपका एथेनॉल, ठीक है। अब कह रहा है, कभी कभी एथेनॉल का आपसे पूछ देता है कि एथेनॉल का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो C2H5OH। एथेनॉल का प्रयोग आमतौर पर पेय पदार्थ में नहीं किया जाता है, फिर भी इसे साधारण भाषा में क्या कहते हैं? पेय पदार्थ में, पीने का पदार्थ में यूज नहीं करते, फिर भी इसको साधारण रूप में क्या कहते हैं? तो इसको साधारण रूप में कहते हैं शराब। क्या कहते हैं? शराब। पीने वाला चीज नहीं है शराब, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिनोल एक ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रयोग अस्पतालों तथा घरों में किस उद्देश्य के साथ किया जाता है? तो फिनोल का उपयोग अस्पतालों और घरों में किस उद्देश्य के साथ करते हैं? कीटाणुनाशक है बउआ, कथी है? कीटाणुनाशक। तो कीटाणुनाशक के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन, 15 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मेल्डिहाइड एक सरल एल्डिहाइड है जिसे प्रयोगशाला में संरक्षण के रूप में भी रखा जाता है, इसका नाम क्या है? तो भाई पहले तो एक चीज देखो कि इसमें कार्बन कएगो है, तो कार्बन एगो है, और एक कार्बन के लिए मेथ वाला जरूरी होता है, और एक कार्बन के लिए मेथ वाला, तो मेथ वाला नाम देख लो इसमें कौन है? तो मेथेनॉल नाम है, ऑटोमेटिक सही यही हो जाएगा, है नहीं? क्वेश्चन में ही छुपा हुआ रहता है आंसर, बस क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर दीजिए। बहुत आसान आसान क्वेश्चन होता है केमिस्ट्री का, खाली केमिस्ट्री नाम के लिए बदनाम है, सही केमिस्ट्री नाम के लिए बदनाम है कि केमिस्ट्री हार्ड होता है। अरे केमिस्ट्री में कोई जान नहीं होती है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट होता है, और आसान कॉन्सेप्ट लगता भी है इसमें, है नहीं? सिरके में खटास एक विशेष अम्ल के रूप में उपस्थित होता है, यह अम्ल कौन सा है? तो सिरका में भाई सल्फ्यूरिक अम्ल तो नहीं होगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक अम्ल इस्तेमाल करते हैं बैटरी में। किसमें करते हैं? बैटरी में। तो भाई कौन सा अम्ल इसका इस्तेमाल किया जाएगा? तो एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल इस्तेमाल होगा? एसिटिक अम्ल। सिरका में जो खट्टा पदार्थ होता है उसमें होता है एसिटिक अम्ल। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्बनिक रसायन में NH2 समूह किस प्रकार के यौगिक का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो NH2 समूह पहले ही बताए थे, एमीन। किसका करते हैं? एमीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
एनिलीन एक हल्के पीले रंग का यौगिक है जो समय के साथ अधिक गहरा होता जाता है। इसका कारण क्या है? एनिलीन एक हल्के पीले रंग का यौगिक है जो समय के साथ अधिक गहरा होता जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो ऑक्सीकरण। क्या कारण है इसका? ऑक्सीकरण। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ग्लूकोज ग्लूकोज मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। यह किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? तो ग्लूकोज को रखा जाता है कार्बोहाइड्रेट वर्ग में। किसमें रखा जाता है? कार्बोहाइड्रेट वर्ग में। एक और सवाल पूछता है कि मानव शरीर में किस चीज का निर्माण नहीं होता है? तो भाई विटामिन मानव शरीर में नहीं बनता है, इसे बाहर से लाया जाता है। ये सवाल भी कई बार पूछे गए। तो विटामिन कौन कौन होते हैं? तो ए बी सी डी ई के, यही सब। ठीक है, तो विटामिन से अगर कोई भी क्वेश्चन इको को बीच में आया तो मैं पूरे विटामिन को कोशिश करूंगा कि आपको बता दूंगा। ठीक है ना। चलिए, डीएनए की संरचना में जो शर्करा पाई जाती है वह इसकी स्थिरता और संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर बता दिए कि डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है, तो कल ही तो बताए थे कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और राइबोन्यूक्लिक एसिड कितना में पाया जाता है? तो आरएनए में, है कि नहीं। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है जो हम पीछे भी आपको इस वाला क्वेश्चन को बता दिए थे। तो उस शर्करा का नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक नाम है। और क्या नाम होगा इसका? जब किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है तो यह परिवर्तन का कारण क्या है? जब किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है तो इसके परिवर्तन का कारण क्या है? तो आंसर क्या होगा आपका? विलय के कणों की उपस्थिति से। विलय की कणों की उपस्थिति से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी धातु का निष्कर्षण तब किया जाता है जब उसका अयस्क उच्च ताप पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता हो। इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो जब उच्च ताप की उपस्थिति में जब इसको गर्म करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं रोस्टिंग। क्या कहते हैं? रोस्टिंग। जब उच्च ताप पर करेंगे तो रोस्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कमजोर अम्ल का पीएच मान सामान्यतः किसके समीप पाया जाता है? कमजोर अम्ल है, कमजोर अम्ल है तो भाई 7 से थोड़ा अधिक होगा ना, तो 7 से थोड़ा कम होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। किसी विलयन में परासरण दाब का मान किस पर निर्भर करता है? तो किसी विलयन में परासरण दाब का मान किस पर? तो विलय के कणों की संख्या पर। ये पीछे भी आपका एक क्वेश्चन था इससे रिलेटेड। ठीक है, रबर एक पॉलीमर है जो प्राकृतिक में वृक्षों के रसों से प्राप्त होता है। रबर एक पॉलीमर है जो प्राकृतिक में वृक्षों के रसों से प्राप्त होता है। इसे किस श्रेणी में रखते हैं? तो ये भाई प्राकृतिक पॉलीमर है, क्योंकि प्राकृतिक में ना वृक्षों से पाया जाता है, तो प्राकृतिक पॉलीमर है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। पीवीसी एक प्रसिद्ध प्लास्टिक है, इसका उपयोग पाइप से लेकर खिलौना बनाने में करते हैं। तो इसका नाम क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी विलय की घुलनशीलता तापमान बढ़ने पर क्या होती है? तो भाई किसी विलायक में किसी विलय की घुलनशीलता तापमान बढ़ रहा है, तो तापमान बढ़ रहा है तो टक्कर सिद्धांत, तो टक्करों की संख्या बढ़ेगी। टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित है कि क्या बढ़ जाएगा आपका? क्या बढ़ जाएगा आपका? घुलनशीलता बढ़ जाएगी। तो घुलनशीलता बढ़ जाती है, तापमान बढ़ने पर घुलनशीलता बढ़ जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी अभिक्रिया का डेल्टा जी नकारात्मक हो, डेल्टा जी नकारात्मक हो तो उस अभिक्रिया को किस प्रकार माना जाएगा? तो स्वतः स्फूर्त। क्या माना जाएगा? स्वतः स्फूर्त। ठीक है, धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है। तो कारण क्या है? तो धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है क्योंकि इसमें पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो धातु विद्युत का अच्छा चालक है तो इसका वजह है मुक्त इलेक्ट्रॉन, है नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन के साथ कार्बन भी होना चाहिए, हाइड्रोजन भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए, है नहीं, तो वो किस श्रेणी का हो सकता है? तो भाई एल्केन का तो हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें रहता है सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन। एल्कीन में भी आपका रहता है कार्बन और हाइड्रोजन। तो केकरा में होगा? तो एल्डिहाइड में कार्बन भी होता है
ऑक्सीजन भी होता है और हाइड्रोजन भी होता है। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। तो आज आपके लिए मात्र लाया गया था 30 क्वेश्चन, जो कि इंपोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं एग्जाम के अनुसार, इसलिए अभी लाइव नहीं आ रहा हूं, मगर लाइव जल्दी ही आऊंगा। जब मेरा क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा, तो सिलेबस जब से चालू होगा उस समय से मेरी गारंटी है कि मैं लाइव आके आपको पढ़ाऊंगा, और लाइव में मजा आएगा एकदम। जैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में इसमें पढ़ाता हूँ, उसमें आपका 4 से 5 गुना मजा आने वाला है। तो देखते रहिए देखते रहिए फ्यूजन केमिस्ट्री, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी।